Hi everyone and welcome back. CAT 2025 is just around the corner and I'm sure आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होंगे बिकॉज आप मॉक टेस्ट्स या जैसे जैसे आप अपने वीकनेसेस पे वर्क करना शुरू करते हैं आपके इंप्रूवमेंट्स होते जाते हैं एंड आप टाइम को अच्छे से मैनेज करके आप काफ़ी एफर्ट डालकर उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके थोड़े वीक एरियाज है एंड कैट इज समथिंग विच 3 lakh plus students every year in India aspire for. It is the most toughest entrance exam for MBA which is accepted by the top IIMs and B schools of our country. And the students who are competing here are coming from diverse backgrounds of their graduations, be it BTech to BCom to BBA. Everyone and anyone can pursue MBA. Whoever is aspiring for are all at the same level because no one in their graduation is taught about aptitudes, VARC, LRDI, quants subjects in their graduation. For CAT exam everyone is equal. तो फिर डिफरेंस कहाँ हो जाता है? जो कैट में एकदम टॉपर्स होते हैं और जो कैट में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। देखिए डिफरेंस तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्योंकि आपका काफ़ी कुछ सिर्फ वो 2 आवर्स पे डिपेंड करता है कैट के एग्जाम के, जिसमें काफ़ी लोग ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, काफ़ी लोग अपने नर्वसनेस या परफॉर्मेंस प्रेशर के अंडर नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, या फिर कुछ लोगों की सिचुएशंस या उस टाइम का मोमेंट आप लोग कैसे बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट में हैं उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड कर जाता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट है या आप अगर एक टॉपर है, क्योंकि वैसे भी आपका एकेडमिक पिछला वाला जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो एनी विच वेज किसी के भी काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि कैट एग्जाम इज टोटली एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम। आपने जो इतना सारा एफर्ट डाला है वो सिर्फ वो 2 आवर्स पे जब डिपेंड करता है ना, तो आप फ्रॉम विद इन ही काफी ज्यादा एंशियस हो जाते हैं उस टाइम के लिए। एंड कुछ लोग जो काम एंड कंपोज रह पाते हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर पाते हैं, इवन दो उन्होंने बाकी के मॉक टेस्ट में एवरेज तरीके से परफॉर्म किया होगा, लेकिन उस दिन अगर उनके स्टार्स ब्राइट है या उनका सिचुएशन अच्छा है एंड वो लोग काम एंड कंपोज हैं तो वो लोग काफी अच्छा एक्सेल कर जाते हैं। पर एक्चुअल में सभी कोई अपना बेस्ट ही चाहता है, राइट? कुछ लोग इस वजह से भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास्ट एकेडमिक्स के जो परसेंटेजेस थे वो एक एवरेज स्टूडेंट की तरह रहे थे, लेकिन पास्ट एकेडमिक्स आपका इतना अच्छा नहीं था। इसके डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं, वो सेम रीजन आपके कैट में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हो। और ऐसे लोग जिनके पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे नहीं रहे हैं, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन व्हिच हॉन्ट्स देम द मोस्ट, व्हिच इज ऑलवेज देयर एट द बैक ऑफ देयर माइंड एंड दे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन देमसेल्व्स कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो क्या मैं IIM को टारगेट कर सकता हूं, क्या मैं 99 परसेंटाइल ला सकता हूं? तो ये सारे क्वेश्चंस जब वो उनके खुद के अंदर कॉन्टेम्पलेट करने लगते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा होता है, तो ऐसे थॉट्स कुछ अच्छा नहीं कर पाते, उल्टा इट मेक्स देम ऑल द मोर नर्वस। So here I am today with a video which covers this most important and very interesting topic and which allows students who are coming from the state of dilemma and confusion that whether or not they will be able to crack IIMs and secure a good place into a good college which will further impact their placements and getting into a good firm. So let's start the video, and I'm sure you will approach the CAT exam with more self-confidence and more rigor and with greater efficiency which will enable you to get good results. क्योंकि आधा प्रॉब्लम तो हमारा यहाँ से शुरू होता है और हम खुद ही अपने आगे एक हर्डल जैसे बन जाते हैं, हमारे माइंडसेट और हमारे कंफ्यूज स्टेट और हमारे नर्वसनेस की वजह से। क्योंकि अगर हमारा टारगेट फिक्स है ना, तो अर्जुन की तरह हम एक पर्टिकुलर रिवॉल्विंग टेबल पे भी उस फिश की आंख को टारगेट कर पाते हैं, जहाँ पे हमारा एक्चुअल एम है हम उसी चीज पे फोकस रख पाते हैं। बट अगर टारगेट क्लियर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ ऐसे हो जाता है जो हम एक्चुअल में डिजर्व भी नहीं करते हैं एंड हमारे माइंड में एक काफी बड़ा ब्रेन फॉग हो जाता है जिसकी वजह से हम भटक जाते हैं एंड हम कहीं के भी नहीं रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जस्ट रिलैक्स, टेक अ चिल पिल एंड गो विद द फ्लो, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड फोकस ऑन योर वर्क। क्योंकि अगर आपने अपने आप को जज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने जो ग्रेजुएशन पाथ या स्ट्रीम चूज किया था मे बी वो आपके इंटरेस्ट एरिया का ही अलाइन नहीं था, एंड दिस टाइम यू आर गोइंग विथ मोर रिगर एंड मोर क्लैरिटी कि आपको MBA कौन से स्ट्रीम में करना है या आपको अपने बारे में ज्यादा नॉलेज आ गया है, बिकॉज डेफिनेटली आप थोड़े मेच्योर्ड हो गए हैं एंड आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में खुद को ट्रस्ट कर पाते हैं। सो आपके पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस में आप नहीं परफॉर्म कर पाए क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट में ही नहीं था, एंड क्या पता MBA इज द थिंग विच यू आर मोर इंटरेस्टेड इन टू एंड आप इसमें डेफिनेटली परफॉर्म कर पाए क्योंकि ये आपके अलाइनमेंट में है।
और ऐसा भी कई बार होता है कि जो मोस्ट एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो हार्ड वर्क को अवॉइड करते हैं, वो एक तरह से लेजी अप्रोच की वजह से एक एवरेज स्टूडेंट की तरह इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग का ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है तो वो थोड़ा एफर्ट डाल के भी काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से मार्क्स ले आते हैं, लेकिन इतना नहीं ला पाते जो टॉपर ला पाते, डेफिनेटली बिकॉज टॉपर्स अपना पूरा दिन रात उसी चीज़ में फोकस करके मेहनत कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में है तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा मेहनत करके फिर एवरेज स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप मेहनत में थोड़ा एफर्ट और डाल सकते हैं, उसमें आपका स्कोप है। और ऐसा भी देखा गया है कि द मोस्ट लेजीएस्ट पीपल आर एक्चुअली वेरी मच सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज वो हर चीज़ को एक शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस, एंड इसी वजह से वो काफ़ी अच्छा सक्सीड भी कर जाते हैं। दैट डजेंट इम्प्लाई कि आप लोग कैट में एफर्ट ना डालें या हार्डवर्क ना करें, मैं बस इतना एस्पेक्ट बता रही हूँ कि आप शॉर्टकट्स डेफिनेटली फाइंड करने में ईजी होंगे, मे बी आपका कुछ एक अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा या आप कहीं और चीज़ों में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, राइट। सो अपने एबिलिटीज एंड अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, और कैट उन लोगों के लिए बना है जो एक स्मार्ट वर्क वाला अप्रोच रखते हैं, नॉट दैट ओनली हार्ड वर्क करते जाए। और मुझे लगता है कि स्मार्ट वर्क ओनली कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। आप जितनी बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी बार उस चीज़ के लिए एफर्ट डालेंगे, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आप उतने ही उस चीज़ में एक्सेल होते जाएंगे, एंड धीरे धीरे आपको उसके शॉर्टकट वेज, उसको ईजी तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो अगर आप ये स्मार्ट वर्क तरीका अपनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पढ़ाई को और अपने अप्रोच को थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कैट का सिलेबस एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है, कितने मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, कितने सेक्शंस होते हैं, ये एक क्लैरिटी रख कर चलना पड़ेगा, विच मोस्ट ऑफ द पीपल अपियरिंग फॉर 2025 ऑब्वियसली वुड हैव सम नॉलेज ऑफ, बट मैं एक थोड़ा डिटेल में कवर करना चाहूंगी इस एस्पेक्ट को भी, सो दैट यू आर एबल टू बेटर स्ट्रैटेजाइज योर अप्रोच। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर, कैट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको हम MCQs बोलते हैं, एंड ये नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पे होता है। नेगेटिव मार्किंग मतलब आपको हर करेक्ट आंसर के +3 पॉइंट्स मिलेंगे, बट आपको हर गलत आंसर के -1 डिडक्ट भी होंगे। सो आपको वो स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आप जो क्वेश्चन के आंसर्स पे कॉन्फिडेंट है, आप जो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, वो क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करिए, और अपनी वीकनेसेस जो जहाँ पे आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उसको इम्प्रोवाइज करने का कोशिश करिए। अपने स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना ही सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है। आपके पास में टोटल 68 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास में 120 मिनट्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, एंड आपके पास में 3 सेक्शंस होंगे। एक होता है VARC जो कि होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड वन इज DILR यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड वन इज QA विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये 3 सेक्शन में पूरा 120 मिनट्स का ड्यूरेशन डिवाइड करके आपको 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन मिलता है, और ये इसी सीक्वेंस में आपको सेक्शंस को सॉल्व करना है। ऑल्दो आपके इंटरनल क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं वो डिफर कर सकता है, कि आप अपने स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें एंड उसके बाद में आप अपने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम पहले से ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करने लग जाएंगे, हमारा टाइम भी जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। सबसे पहला सेक्शन जो आपको मिलेगा कैट में वो होगा VARC, जैसे मैंने बताया वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 24 क्वेश्चंस होंगे एंड द हाईएस्ट मार्क्स इज 72, which means +3 for each. Second section in the sequence will be DILR, which will have 22 questions and carries 66 marks. And the third section, as I mentioned, is quantitative aptitude, which has 22 questions again and carries 66 marks. सो अ टोटल ऑफ 204 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं कैट में। सो मैक्सिमम मार्क्स विच यू कैन अचीव इन अ कैट एग्जाम इज 204। सो ईयर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने एफर्ट्स को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं एंड थोड़ा स्मार्ट वर्क की तरफ कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद VARC सेक्शन जो कि होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको 4-5 क्वेश्चन उसके नीचे दिए जाएंगे और आपको उसको स्पीड से विद एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन एंड देन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। एंड ये कैसे आ पाएगा? सी ये सारे जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो स्मार्ट वर्क तो ज़रूर है, लेकिन स्मार्ट वर्क कम्स विद प्रैक्टिस। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड आपको रेन मार्टिन का एक बुक आता है, उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, उसमें जितने पॉसिबल हो सके आरसीज को सॉल्व करिए, इससे आपका वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। एंड आप डेली उन लिस्ट ऑफ वर्ड्स के कार्ड्स बना सकते हैं, आप अपने सामने रोज उसको रिवाइज कर सकते हैं और काफ़ी सारा आपको मटेरियल आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो आप उसके बेसिस पे आप अपना टाइम और अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पैराजंबल क्वेश्चन सॉल्व करिए विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन, तो इससे आपका एनालाइजिंग, रीडिंग स्पीड एंड इंटरप्रिटेटिंग स्किल सेट काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। और एक बार ये स्किल सेट बढ़ गया फिर आप डेफिनेटली टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
एंड कम टाइम पे आप वो चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इट्स ओनली प्रैक्टिस दैट मेक्स एनीवन परफेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन आता है DILR, विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आप काफ़ी पजल्स या फिर टेबल्स, चार्ट्स, ब्लड रिलेशंस, अरेंजमेंट्स के टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। एंड इसमें आपको टारगेट करना है हाई यील्ड टॉपिक्स, जैसे कि एक पर्टिकुलर चार्ट या टेबल के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको 5-6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो अगर आप उस चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करके डिकोड कर पा रहे हैं तो आप सारे उन क्वेश्चंस का आंसर विद इन लेस टाइम आप काफी अच्छे तरीके से दे पाएंगे एंड आप वहां पे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि अगेन प्रैक्टिस से ही आपका इंप्रोवाइज होगा। आपको कौन से फॉर्मूलाज नहीं समझ में आ रहे हैं, उन फॉर्मूलाज की लिस्ट बना रखिए, सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलाज की नहीं बल्कि सारे फॉर्मूलाज का एक चार्ट बना के रखिए अपने सामने एंड उसको डेली रिवाइज करिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। इससे आपका स्पीड तो बढ़ेगा ही, प्लस यू विल आइडेंटिफाई ऑन द गो आपके कोई शॉर्टकट्स है या कुछ टेक्निक्स है जो जिस तरीके से आप उसको सॉल्व करना चाहेंगे वो काफी अच्छी तरीके से आप अपना उन क्वेश्चंस पे बिठा पाएंगे। एंड जितने हो सके फुल लेंथ मॉक्स को भी प्रैक्टिस करिए विद गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। आप देखिए कि अगर आप टाइम के प्रेशर में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि काफी लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व तो कर पाते हैं, लेकिन उनको अगर टाइम का प्रेशर आ गया तो वो उसमें ही क्रम्बल कर जाते हैं एंड उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसे अपने आप को ट्रेन करना है कि आप अच्छी तरीके से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व तो करें, लेकिन टाइम के प्रेशर में भी आप इधर उधर ना कर दे चीज़ों को या नंबर्स को या रीड करने में या अंडरस्टैंड करने में। आप कोई भी माइन्यूटेस्ट डिटेल को स्किप ना करें। और अगर बाई चांस आपको कभी भी ऐसा कुछ थॉट आता है, आप नर्वस हो जाते हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हमेशा अपने आसपास रखिए या एक बोर्ड पे लिख के रखिए, ताकि आप थोड़ा अच्छे से अपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे एंड उस चीज़ पे अच्छी तरीके से आसानी से वर्क भी कर पाएंगे विदाउट गिविंग योरसेल्फ द प्रेशर एंड द स्ट्रेस विच यू डोंट डिजर्व, स्पेशली ऑन द डे ऑफ कैट एग्जाम, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक। और ऐसा बोलना भी मुझे लगता है कि छोड़ दीजिए कि लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक, इतना बड़ा हुआ नहीं है वो कोई। और खुद को एक तरीके से दिलासा भी दिलाइए कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है नहीं कर पाऊंगा, ठीक है नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कुछ एक नया तरीका सीखूंगा, मैं कुछ एक नया अपने बारे में जानूंगा एंड मैं अच्छी तरीके से नेक्स्ट टाइम उसको अच्छी तरीके से अपीयर करूंगा। या जो भी है, सिर्फ कैट एक दी एंड नहीं है एग्जामिनेशंस का, उसके आगे भी काफी सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जैसे कि स्नैप, एनमैट, जैट, सीमैट, मैट एंड CET एंड बहुत सारे और एग्जाम्स भी होते हैं। तो इट इज नॉट दी एंड, ये आप अपने आप को हमेशा बोलते रहिए। दैट क्लैरिटी इन माइंड, आई एम श्योर अगर आप पे इतना प्रेशर नहीं आएगा तो अंडर प्रेशर कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ लोग एकदम ही क्रम्बल कर जाते हैं। तो आप अपने आप को जज करिए एंड उसके हिसाब से आप अपने आप को चीजें बोलिए, सो दैट यू कैन बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि बाकी के लोग तो जो बोलना है वो बोलेंगे ही, आप तो अपना साथ दीजिए पहले। एंड डेफिनेटली स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन अर्ली फॉर MBA एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम वुड गिव यू द एज ओवर ऑल द अदर कैंडिडेट्स। जो लोगों ने एकदम से ही डिसीजन बनाया है कि हम कैट का एग्जाम देते हैं, या एकदम से ही कुछ लोग होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट हम एक बार जस्ट ट्राई करके देखते हैं कैट एग्जाम को, वैसे वो इतना सीरियस नहीं होते। कुछ लोग ग्रेजुएशन के 4th ईयर 3rd ईयर में ही कैट एग्जाम्स को अपीयर करके एक ट्राई एंड टेस्ट करते हैं। तो उन लोगों से आप डेफिनेटली एक अच्छे पोजीशन पे हैं, ये जरूर याद रखिए कि आप स्पेशली उसके लिए डेडिकेटेड टाइम देकर आप प्रिपरेशन करके प्रॉपर अर्ली स्टार्ट करके अच्छे से कैट एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग अर्ली भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना स्टार्टिंग अर्ली विद कंसिस्टेंसी एंड विद डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एंड आई वुड सजेस्ट, अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 साल 1.5 साल पहले से ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको थोड़ा एक आइडिया रहेगा कि लोग कैट एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कौन अच्छा गाइडेंस दे रहा है, उसके क्या रिजल्ट्स है, क्या आपको टारगेट करना चाहिए एंड क्या अप्रोच रखना चाहिए, शॉर्टकट्स क्या है, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम विच यू कैन यूटिलाइज फॉर योरसेल्फ। आप खुद को लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम दे पाते हैं। So thank you so much for watching this, everyone. Those who are appearing for CAT exam 2025, I wish you all the very best. As I mentioned, please don't be nervous, that you'll not do justice to yourself. Stay calm, prepare well, and enjoy the journey as well. Also, please do mention in the comment section. आपको एक दूसरे का एक तरीके से सहारा ही हो जाएगा। बाकी के जो लोग कैट एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं वो अपने स्ट्रैटेजी को कैसे अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो दैट आप कमेंट सेक्शन में ही इतने सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ के आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो राइट है कि नहीं है। आप कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। सो डेफिनेटली डू लेट मी नो, एज वेल एज डू लेट योर फेलो कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर कैट दिस ईयर नो दैट आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, सो नॉलेज शेयर करने से बढ़ता ही है। सो डू शेयर दैट, गिव इट अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।